देखिए, आज आप सबको मैं ज्योग्राफी में भूकंप के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? भूकंप के बारे में बताऊंगा कि भूकंप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भूकंप आता है कैसे मालूम चलता है, कितने हानिकारक होते हैं, कितने प्रकार के भूकंप होते हैं, हम ये सब आप सबको बताएंगे। जैसे भूकंप नहीं होता क्या, देखिए भूकंप मतलब पृथ्वी के भूपृष्ठ पर होने वाला क्या आकस्मिक। भूकंप का तात्विक अर्थ होता है भू माने पृथ्वी, कंप माने कांपना, अर्थात पृथ्वी को के कांपना, पृथ्वी को कपाने के कारण पृथ्वी कांपता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप शाब्दिक अर्थ में बोलते हैं। परंतु ये कह सकते हैं पृथ्वी के भूपृष्ठ पर होने वाला आकस्मिक भूकंप को ही भूकंप कहते हैं। भूकंप आने से पहले जो है वायुमंडल में जो है रेडान नामक गैस उत्पन्न होने लगता है। जब भूकंप आना, रेडान नामक गैस होता है। जैसे भूकंप आने से पहले जो है एक रेडान नामक गैस होता है, वो जो है पूरे था में भ्रमण करने लगता है, बहुत तेजी से फैलने लगता है। पूरे वायुमंडल में जो फैलने लगता है, ठीक ना, जो भूकंप आने का संकेत होता है, जिससे मालूम चलता है कि भूकंप आने वाला है। अब समझ जाइए, जैसे रेडान नामक गैस पूरे वायुमंडल में जैसे फैलेगा, वैसे समझ जाइएगा भूकंप आने का चांस बन गया है। जहां से भूकंप तरंगे उड़ते हैं उसे हम लोग भूकंप मूल या फोर्स कहते हैं। जहां पर भूकंप उड़ते हैं, वहां भूकंप, जहां से भूकंप उड़ता है उसे हम लोग भूकंप मूल या फोर्स कहते हैं। अभी आप सब फिगर दिखा रहे हैं कहां पर होता है उसे। और जहां पर सबसे अधिक भूकंप का को जो है अनुभव होता है, जहां पर सबसे अधिक भूकंप के बारे में अनुभव लोग को होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र कहते हैं। जहां पर हम लोग को ज्यादा भूकंप का अनुभव होता है, ज्यादा कांपने का, कि यहाँ पर पृथ्वी जैसे यहाँ है, यहाँ बहुत तेज से कांपी पृथ्वी, तो यहाँ हम लोग को मालूम चला कि जो है यहीं से मालूम होता है कि भूकंप यहीं से स्टार्ट हुआ, यही केंद्र, यही केंद्र है कि यहाँ से भूकंप उठा और तब जाके आगे फैलता चला गया, ठीक ना। तो उसे भूकंप केंद्र अभिकेंद्र भी कहते हैं। और जिसे अनधिक केंद्र या कहते हैं, ईपी सेंटर भी कहते हैं। ईपी सेंटर वो कहते हैं जो मेन पॉइंट होता है, मेन पॉइंट जो होता है। और भूकंप के तीन तरंगे होते हैं। भूकंप तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तरंगे, तीन प्रकार के तरंग होते हैं। तो आप सब देखिए, मैं फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ, फिर समझा दे रहा हूँ कैसे होता है भूकंप। देखिए, सबसे पहले भूकंप जो है देखिए, हम आप सबको भूकंप के बारे में बता रहे थे। देखिए, भूकंप हमारा तीन प्रकार का होता है, प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे और धरातलीय या तृतीय तरंगे, जिसको बोलते हैं लॉन्ग वेव, सेकेंडरी वेव और प्राथमिक वेव जो है, जिसको अंग्रेजी कहते हैं प्रथम वेव, ठीक ना। तो देखिए भूकंप कैसे होता है। भूकंप जहां से उठता है, भूकंप जहां से उठता है उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स। जहां से भूकंप उठता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, जैसे मार्कर में देखिए निब है, ये हम कह रहे हैं कहाँ लिखने का काम कहाँ से हो रहा है, ये यहाँ से। जब हम यहाँ इंक स्याही यहाँ आएगी तभी तो लिखेंगे, अगर स्याही नहीं आएगी तो हम नहीं लिख सकते हैं। तो हमारा मार्कर का मेन पॉइंट क्या हो गया, इंक जो इसमें जो है ये निब है, निब मेन हो गया। वैसे भूकंप में है, भूकंप का जो है जहां से भूकंप उठता है उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अंग्रेजी में फोर्स बोलते हैं, जहां से दबाव लगता है बहुत तेजी से। ये नीचे भी घूमते रहते हैं, ये गर्म है, बगल में गर्म है, ये तेजी से जब धक्का मारते हैं तो जब दोनों चट्टाने आपस में घिसती हैं, चट्टाने आपस में घूमते 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 फिर जैसे ही एक दूसरे से संपर्क में हल्का से हटते हैं, वैसे ही जहां जिस क्षेत्र से हटते हैं उस क्षेत्र क्या होता है, तेजी से जो है तो पूरा धरती हिलने लगती है। ये जब निकल के आए कहां पर, जब जहां पर निकले ये सब भूकंप केंद्र हो गए, जिसको एपी सेंटर बोलते हैं। भूकंप केंद्र मतलब जहां पर भूकंप का अनुभव हुआ, जहां पर भूकंप का अनुभव हुआ उसे हम लोग भूकंप केंद्र कहते हैं।
जैसे कि यहाँ हम लोग बता दें, यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर भूकंप हिला, यहाँ पर धरती हिली, यहाँ पर हम लोग को मालूम हुआ कि यहाँ तो भूकंप आया है, तो वही भूकंप केंद्र माना जाता है, उसी को ईपी सेंटर कहते हैं। अब देखिए भूकंप तीन प्रकार के होते हैं। एक पर तरंगे तीन प्रकार के होते हैं, भूकंप के अंतर्गत तीन तरंगे आते हैं, वही भूकंप भी है। एक आता है प्राथमिक तरंगे, दूसरा द्वितीयक, तीसरा है धरातलीय। प्राथमिक तरंगे जो होते हैं हमारे, यह जो है प्राथमिक तरंगे जो है ध्वनि तरंगों की भांति, ध्वनि तरंगों की भांति ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में चलती है, तीनों अवस्था में चलती है। ये प्राथमिक तरंगे हमारी जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल लेती हैं। और तो और इसे हम लोग प्राथमिक तरंगों को पी से प्रदर्शित करते हैं। प्राथमिक तरंगे जब चलती हैं, इनका वेग जो है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? प्राथमिक तरंगों का वेग जो है 8 से 14 किलोमीटर, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ही चलते हैं। ये प्राथमिक तरंगेबाजी होता है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ये चलता है, और ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में चलने वाला तरंगे हैं, प्राथमिक तरंगे ही है, जान लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव किसे कहते हैं? द्वितीयक तरंगे किसे कहते हैं? द्वितीयक तरंगे वो तरंगे हैं, द्वितीयक तरंगे वे तरंगे होते हैं, देखिए जैसे कि प्राथमिक तरंगों के बाद द्वितीयक तरंगे का उत्पन्न हुआ, प्राथमिक तरंग के बाद जो है द्वितीयक तरंग का उत्पन्न, द्वितीयक तरंगों की उत्पत्ति हुई। द्वितीयक तरंग में ये होता है, इसे हम लोग यश से प्रदर्शित करते हैं। सेकेंडरी वेव द्वितीय तरंगों को हम लोग यश से प्रदर्शित करते हैं, यश से प्रदर्शित करते हैं। और ये ऐसा गज है, देखिए इसमें प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा इसकी गति कम होती है। जो द्वितीयक तरंगों की गति होती है, प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा क्या होती है? इसकी गति बहुत धीमी होती है, कुछ कम हो जाती है। और द्वितीयक तरंगों की गति जो है कितना होती है? 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है। ये जो चलती है 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग से, प्रति सेकंड वेग से जो है चलती है। 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड से द्वितीय तरंगे हमारे चलती हैं। और यह जो है सिर्फ किस में चलती हैं? यह जो है सिर्फ हमारा जो है सिर्फ ठोस अवस्था में चलती है। ये द्वितीय तरंगे हमारे सिर्फ ठोस अवस्था में चलती हैं। प्राथमिक तरंगे तीनों में चलती है, ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं। उसके बाद आता है धरातली तरंगे आता है। धरातली तरंगे क्या है? देखिए हम धरातली तरंगे को हम लोग लॉन्ग वेव से जानते हैं, अंग्रेजी में लॉन्ग वेव कहते हैं। ठीक, लॉन्ग वेव कहते हैं। इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे धरातली तरंगों को हम लोग यल से प्रदर्शित करते हैं, और इसका वेग सबसे कम होता है। जो धरातली तरंगे होता है, इसका वेग बहुत धीमे होता है। देखिए, अब देखिए तेजी चल रहा था, ये ऐसे भाग रहा था। ये ठोस अवस्था में सीधा भागते चला जाता, ठीक, थोड़ा धीमे तो तेज होता। ये बहुत कम, देखिए देख रहे हैं ऐसे धीमे हिलता, मतलब कि एक सांस का आराम से आस्ते आस्ते चलना ही धरातली तरंगे सिर्फ धरती पर ही जनाता रहे कि हाँ भूकंप की कुछ अनुभव हो रहा है। बाकी ऐसा न आए कि पूरा पेड़ रुख पूरा गिरा दे। ये प्राथमिक तरंगे चलता है, पूरा पेड़ रुख गिराते हुए जितना जो कुछ मिले घर दुआर सब ढकेले चला जाए, वो सब ढकेले चला जाएगा। द्वितीय भी वही कर देगा, पर जो धरातली तरंगे जो होगा वो ज्यादा हानि नहीं पहुंचाएगा। ये सिर्फ अनुभव कराएगा हाँ भूकंप आया हुआ है, सतर्क हो जाइए। ये पहले सतर्क करता है, उसके बाद जो है गिराने का काम करता है। ये देखिए ये क्या है, हम इसका वेग जो है लगभग जो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है।
धरातली तरंगों का वेग जो है लगभग कितना होता है, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ये जो है चलता है। ये ज्यादा तेज नहीं चलता, बहुत स्लो स्लो चलता है। ये किसी को नुकसान भी ना पहुंचाता है उतना। तथा इसकी गति जल और थल दोनों में होती है। जो धरातली तरंगे होती हैं इसकी गति जो जल और थल दोनों में होती है। जल और थल, पानी में, पृथ्वी दोनों में इसकी गति हो सकती है। परंतु प्राथमिक तरंगों की गति, द्वितीय तरंगों की जो है गति जो है जल और थल, जल में नहीं थल में हो सकता है, जल में नहीं चल सकता ये प्राथमिक द्वितीयक। और धरातली तरंग दोनों में चल सकते हैं, जल और थल दोनों में चल सकते हैं। अब देखिए धरातली तरंगे या लॉन्ग वेव तरंगे पृथ्वी के ऊपरी भाग को प्रभावित करता है। ये जो धरातली तरंगे होता है पृथ्वी के ऊपरी भाग, पृथ्वी के ऊपर जो भाग होते हैं उसी को क्या करता है, प्रभावित करता है। और ये सबसे ज्यादा जो है प्रभावशाली तरंगे हैं, यह सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, धरातली तरंगे ही सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि इनका गति कम है, इसलिए इनका गति क्या है, कम है। ये बहुत धीमे धीमे चलेंगे, बहुत धीमे धीमे चलते रहेंगे इनका, इसलिए ये तरंगे जो है देर में पहुंचती हैं, लेकिन इनका प्रभाव जो है सबसे विनाशकारी होता है। ये धीमे धीमे चलेंगे, बहुत लेट होकर देरी से पहुंचेंगे, परंतु इनका प्रभाव जो है बहुत ही विनाशकारी होता है। क्या होता है, बहुत ही विनाशकारी होता है। अब देखिए भूकंप तीव्रता के मापन। भूकंप तीव्रता को कैसे नापते हैं, नापने का किस प्रकार से नापा जाता है, इसका भी मीटर होगा। जैसे कि बुखार नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, उसके वैसे भूकंप नापने के लिए भी होगा, कुछ प्रयोग किया जाता होगा। देखिए भूकंप मापने के लिए पहला नंबर है मार्केली स्केल। भूकंप तीव्रता मापने के लिए कितने प्रकार से नापे जा सकते हैं, देखिए पहला है मार्केली स्केल, दूसरा है रिक्टर स्केल, तीसरा है राशि फेरल स्केल। तीन प्रकार के जो है भूकंप नापने के तीन यंत्र हैं भूकंप नापने का। देखिए तीनों बता दे रहा हूं फिर से। क्या है, पहला मार्केली स्केल, मार्केली स्केल। दूसरा है जो है रिक्टर स्केल। दूसरा है हमारा रेक्टल स्केल। तीसरा है हमारा जो है राशि फेरल। तीसरा क्या है, राशि फेरल स्केल। राशि फेरल स्केल, तीन प्रकार के स्केल होते हैं। स्केल मतलब नापने वाला ना, भूकंप मापने का यंत्र। क्या है ये, भूकंप मापने का यंत्र। तीन यंत्र हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तीन प्रकार के यंत्र से भूकंप को हम लोग नापते हैं। नंबर 1 क्या है, देखिए अब जो है मार्केली स्केल क्या होता है। मार्केली स्केल में 1 से 12 तक के अंकों को दर्शाया गया है। जो मार्केली स्केल होता है इसमें 1 से 12 तक संख्या को दर्शाया गया। कितने से, 1 से 12 तक तो संख्या को दर्शाया गया है।
और जिसका आधार जो है अनुभवात्मक परीक्षण करना है, जिसका भाव होता है भारत संख्या का कि जो है अनुभवात्मक संख्या का जो है के बारे में ज्ञान कराने के बारे में अनुभव करता है कि कितना टेम्परेचर है। जो रिक्टर स्केल होता है, इसमें पैमाने का आविष्कार जो है, यह पैमाने का आविष्कार 1935 ईस्वी में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसीसी रिसर्च ने किया था। वर्तमान समय में यह जो है पैमाना जो है भूकंप मापने में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में जो है भूकंप नापने के लिए है रिक्टर स्केल का ही प्रयोग ज़्यादा करते हैं वैज्ञानिकों ने, और इसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्या होती है। कहाँ तक है? 0 से लेकर 9 तक संख्या होती है तथा प्रत्येक बिंदु जो है, प्रत्येक बिंदु दूसरे बिंदु का 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है, और जो प्रत्येक बिंदु जो होता है उसका दूसरे बिंदु का कितना रहता है? 10 गुना, लगभग 10 गुना जो है अधिक तीव्रता रखता है। बहुत गर्म होता है तीव्रता। अब आता है तीसरा राशि फेरल स्केल। राशि फेरल स्केल क्या है देखिए। अब राशि फेरल स्केल का मापन 1 से 11 तक संख्या में होता है। इसमें 1 से 11 तक संख्याएं होती हैं। 1 से 11 तक संख्या होती है राशि फेरल में जो है 1 से 11 तक संख्या होती है। यह भी भूकंप मापने का ही कार्य का स्केल है। यह भी जो भूकंप मापने का ही एक स्केल माना जाता है, पटरी मानी जाती है, कह सकते हैं। थर्मामीटर जिसका बुखार नापने में होता है, सबका अलग अलग होता है ना। जो मनाए कि जो थर्मामीटर भैंसी गाय लगा देती है तो थोड़ी सी खराब हो जाए ना, थोड़ा मजबूत होता है। अब कहो भैंसी गाय लगे मनाई चक्का इधर थोड़ा चेक हो जाए जल्दी। अब गाय वाला मनाई वाला गाय लिए चेक कर दो, ये भी नहीं सकता ना, इसलिए अलग सब होता है। अब देखिए भूकंप के कारण, भूकंप किस किस कारण से आ सकते हैं। पहला कारण क्या है? ज्वालामुखी के कारण। पहला कारण क्या है? ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी बहुत तेजी से फटता है, जब ज्वालामुखी बहुत तेजी से फटेगा तो पृथ्वी पर प्रभाव पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? पृथ्वी पर प्रभाव पड़ेगा। जब पृथ्वी पर प्रभाव पड़ेगा तो ऑटोमेटिक पूरी पृथ्वी कांपने का काम करेगी। ठीक जैसे किसी के घर में गैस सिलेंडर रखा रहे और तेजी से गैस फट जाए तो पूरा का पूरा छत जो है छितरा जाता है तेजी से ना। पहला कारण ये हो गया भूकंप आने का कारण। ये क्या हुआ? ज्वालामुखी के कारण। ज्वालामुखी को तेजी से उद्गार होना ही भूकंप का कारण भी हो सकता है। दूसरा कारण क्या है? प्लेटों की गतिशीलता के कारण। जो प्लेट है, पृथ्वी के नीचे प्लेट है, उनकी गतिशीलता के कारण वो जो गति करते हैं, गति करते करते तेजी से गति थोड़ा से डिसबैलेंस हो गए, इसके कारण भूकंप भी आ सकता है। यही कारण हो सकता है। तीसरा कारण क्या है? अणु बमों के परीक्षण के कारण। जो हमारे वैज्ञानिकों ने परमाणु बम, कौन कौन से बम को रिसर्च कर रहे हैं, जाकर कहाँ गिराते हैं? समुद्र फेंकते हैं। जब समुद्र फेंकते हैं तो समुद्र का पानी जो है पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, वो क्या करता है तब जाके जब से वहां जहां गिरेगा, जिस क्षेत्र गिरेगा उस क्षेत्र क्या करेगा? हानि पहुंचाएगा। ऑटोमेटिक दूसरा क्षेत्र ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जैसे कि एक घर में सिलेंडर रखा हो, तेजी से ब्लास्ट कर जाए, पड़ोसी वाला घर ऑटोमेटिक ब्लास्ट कर जाएगा। कर जाए नहीं कर जाएगा? तो ये बमों के परीक्षण के कारण भी भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। जब जब भूकंप जब 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 बमों का जो परीक्षण हुआ है तब तब भूकंप आने की संभावना बराबर बन गई है। चौथा कारण ये है भूक्रस्ट या संकुचन के कारण। भूक्रस्ट या संकुचन, जब वातावरण ज्यादा खराब हो जाता है, संकुचित हो जाता है, तो इसके कारण भी जो है भूकंप आ सकता है। कुल मिलाकर 4 कारण मिलकर के जो भूकंप आने का कारण है, चारों कारण मिलकर के इकट्ठा होते हैं तब जाकर भूकंप आने का कारण होता है। अब देखिए जिन संवेदनशील जो है नियंत्रणों द्वारा भूकंपी तरंगों के द्वारा जो है तीव्रता को नापा जाता है, जिस संवेदनशील नियंत्रणों द्वारा भूकंपी तरंगों के द्वारा जो तीव्रता को नापा जाता है, उन्हें हम लोग भूकंप लेखी या
या तो सिस्मोग्राफी कहते हैं, भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफी कहते हैं। जिससे हम लोग भूकंप नापते हैं उसे सिस्मोग्राफी कहते हैं, या तो कह सकते हैं भूकंप लेखी। ठीक, अब उसके अर्थात भूकंप मापने की प्रक्रिया को ही सिस्मोग्राफी कहा जाता है। कह सकते हैं कि भूकंप मापने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफी नाम से पुकारते हैं। अब देखिए एक पॉइंट और बनता है। अब तक भारत में आए प्रमुख भूकंप, आने वाले भूकंप कौन कौन से थे, बड़े बड़े भूकंप कौन कौन से आए भारत में। देखिए 11 अक्टूबर 1787 ईस्वी में, 11 अक्टूबर 1787 ईस्वी में जो है कलकत्ता में भूकंप आया। कहाँ आया? कलकत्ता में भूकंप आया, जिसमें लगभग जो है 3 लाख लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? लगभग 3 लाख लोग मारे गए थे। 11 अक्टूबर 1787 ईस्वी को पहली बार जो है भारत में भूकंप जब आया, उसमें लगभग 3 लाख लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 3 लाख। बाकी अभी बता दे रहा हूं, बाकी पर नोट्स पूरा लिखाऊंगा अभी पूरा मैं। उसके बाद दूसरी बार भूकंप कब आया था? दूसरी बार भूकंप 30 मई 1885 ईस्वी को जम्मू कश्मीर में भूकंप आया। कहाँ आया था? पहले कलकत्ता में आया, दूसरी बार जम्मू कश्मीर में आया 30 मई 1885 ईस्वी को, और जिसमें लगभग 3000 लोग की मौत हो गई, जिसमें 3000 लोग मारे गए, जिसमें लगभग 3000 लोगों की मौत हो गई। 30 मई 1885 ईस्वी को जम्मू कश्मीर में भूकंप आया, जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए। उसके बाद आता है भारत में भूकंप 4 अप्रैल 1905 ईस्वी को। कब आता है? 4 अप्रैल 1905 ईस्वी को कांगड़ा में भूकंप आता है। कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में है माना जाता है, और जिसका प्रभाव जो है कांगड़ा जहां है हिमाचल प्रदेश और जो है पंजाब के बगल में है। जो कांगड़ा में भूकंप आया, जिसका प्रभाव जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जो अधिक प्रभावित हुआ, जिससे जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के क्षेत्र जो है राज्य थे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। 4 अप्रैल 1905 ईस्वी को भूकंप जब आया था, तब दोनों जगह एक साथ था। कांगड़ा में आया था, उसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश पंजाब में पड़ा। जैसे हम कहते सिमोरपुर में जो है, अगर क्या नाम है, क्या आया था छिवैया में? तेदुआ आया था ना। छिवैया में तेदुआ आया था तो 4 गांव दहल गया था। दहल गया नहीं? दहल गया था। वैसे जो है कांगड़ा में भूकंप आया तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब सटे हुए राज्य थे, क्या हो गए? ये सब दहशत में हो गए, दहल गए ये सब। उसके बाद 15 जनवरी 1934 ईस्वी को बिहार में भूकंप आया, जिसमें लगभग 10,700 लोग मारे गए थे। हाँ, 15 जनवरी 1934 ईस्वी में बिहार में भूकंप आया, जिसमें लगभग 10,700 लोग मारे गए थे। उसके बाद 10 अक्टूबर 1991 ईस्वी को उत्तरकाशी गढ़वाल में भूकंप आया, जिसमें लगभग 2000 लोग मारे गए थे तथा 400 गांव प्रभावित हुए थे। देखिए उसके बाद जो है 10 अक्टूबर 1991 ईस्वी में, 10 अक्टूबर 1991 ईस्वी को उत्तरकाशी कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी गढ़वाल में भूकंप आया, जिसमें लगभग जो है 2000 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? लगभग 2000 लोग मारे गए, और 400 गांव प्रभावित हो गए थे। कितने गांव? 400 गांव प्रभावित हुए थे। उसके बाद आता है 30 दिसंबर 1993 ईस्वी को। 30 दिसंबर 1993 ईस्वी को कहां पर आता है? लातूर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लातूर में भूकंप आया, जिसमें लगभग 10,000 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? लगभग 10,000 लोग मारे गए। और उसके बाद जो है 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया, जिसमें 16,480 लोगों की मृत्यु हो गई।
यह जो आया 2001 में गुजरात में आया था। हाँ, 26 जनवरी 2001 में गुजरात में जो भूकंप आया था, इसमें लगभग 16,480 लोग जो है मर गए थे इस भूकंप में। अब देखिए भारत के प्रमुख भूकंप अनुसंधान संस्था कहाँ कहाँ पर है, इसके बारे में मैं कल जो है आप सबको बता दूंगा विस्तार से। आप सबको जहाँ न समझ में आया हो बताइएगा, उसके बाद सबको बता देंगे, हम समझा देंगे, और बाकी हमारे नोट्स में पूरा आप सबको मिल जाएगा।